इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब स्टैटिक जो फ्रिक्शन है उसका पहला किस्म है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेसेस के दरमियान, जब दोनों सरफेसेस आपस में रेस्ट में हों। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन बोथ सरफेसेस आर इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ये एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में रखे रहती है। अब मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इसको स्टैटिक फ्रिक्शन रोके रख रही है। तो द फोर्स कम्स इनटू प्ले। ये फोर्स कब काम में आती है या कब एक्शन में आती है? जब बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन बॉडी ट्राई टू या टेंड करे या कोशिश करे टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन वजूद में वैसे तब आएगी जब आपका ऑब्जेक्ट ये पड़ा है, ये आपके पास टेबल है, इस टेबल के ऊपर आप इसको जोर देना चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट कोशिश करेगा कि मैं मूव ना करूं। अब ये इसके जो मूव न करने की कोशिश है, इसको रेस्ट में रख रही है। तो इसी कोशिश का या इसी रोकने वाली फोर्स का नाम स्टैटिक फ्रिक्शन में है, क्योंकि वो फोर्स उसको रेस्ट में रोके रख रही है। तो यहाँ हम कहेंगे कि जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो या तो लेस देन होगी या बराबर होगी आपकी नॉर्मल फ्रिक्शन के और म्यू के। अब ये नॉर्मल फ्रिक्शन के जब बराबर होगी, यानी कि जितनी स्टैटिक फ्रिक्शन है उतनी नॉर्मल फ्रिक्शन है, तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n है, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी n है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन और n भी 5 न्यूटन, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये रेस्ट में ही रहेंगे। दूसरा, ये रेस्ट में कब तक रहेंगे? जब तक इसकी जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम हो, 4 न्यूटन हो, 3 न्यूटन हो, स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो और ये उससे ज़्यादा हो, तो भी आपकी जो है ये रेस्ट में रहेगी। अब यहाँ ये सवाल है कि ये जो हमने साइन दी है यहाँ, और उसके अलावा हमने बुक के अंदर भी ये साइन दी हुई है, कि ये साइन आखिर हम दे क्यों रहे हैं कि लेस देन आर इक्वल टू साइन हियर। व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट वी स्टडी द टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन वी विल स्टडी इट। पहले हम ये पढ़ेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर इस साइन का क्या मतलब है, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ और भी वाज़ेह समझ आ जाएगी। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का एक किस्म है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो लास्ट लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिस लास्ट लिमिट तक वो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का। अगर वो आपका क्रॉस हो गया वैल्यू, तो उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जब तक आपका ऑब्जेक्ट रोका हुआ है, तब तक उसको जो फ्रिक्शन रोक रही है वो लिमिटिंग है। अब लिमिटिंग के लिए हम कहेंगे कि वी विल से दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इक्वल्स टू द टोटल नॉर्मल रिएक्शन। टोटल का टोटल जो रिएक्शन है उसके बराबर है। अब ये किस तरह? मिसाल के तौर पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ज़मीन के ऊपर खड़ा है, और मैंने इसको पहले दिया फोर्स 5 न्यूटन, ये मूव ना हुआ। मैंने इसको फिर दिया 10 न्यूटन, फिर भी ये मूव ना हुआ। फिर मैंने इसको दिया 10.1 न्यूटन, बल्कि इसको मैंने अभी दिया 11 न्यूटन मिसाल। अब इस 11 न्यूटन जैसे ही इसको फ्रिक्शन मिला, ये मूव होना शुरू हो गया। तो मैं कहूँगा कि ये 5 पे भी मूव नहीं हुआ, 10 पे भी मूव नहीं हुआ। ये जो 11 न्यूटन वाली वो फोर्स है, जिस फोर्स तक इसकी लिमिट थी, इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट थी, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट के बाद वो मूव होना शुरू हुआ, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो जहाँ तक ये मूव नहीं हो रहा था, उस टाइम तक वो स्टैटिक में था, मगर वो आखिरी वैल्यू जिसके बाद वो मूव होना शुरू हुआ, उस आखिरी वैल्यू को हम कहेंगे कि वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यानी कि वो वाहिद आखिरी वैल्यू है जिस वैल्यू तक वो स्टैटिक में रहेगा, लेकिन उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू के बाद वो आपका वैल्यू जो है कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन में।
तो वो आखिरी वैल्यू जो आपका उसको रेस्ट में रोके रख रहा है वो आपका रिएक्शन के बराबर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू आर, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपकी बराबर होगी जो आपका म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और जो उसका टोटल रिएक्शन है। तो इसी वजह से हमने लिखा कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। अब ये जो फार्मूला है ये फार्मूला ओनली फॉर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फार्मूला आप तभी लिखेंगे कि रिएक्शन आपकी बराबर हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन के, तब को लिखेंगे जब आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन हो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो। when we give less force for body then less the frictional force। जाहिर बात है जब आप इसको 5 न्यूटन की फोर्स देंगे तो ये फ्रिक्शन भी कम प्रोड्यूस करेगा। तो जब आप इसको फोर्सेस कम देंगे तो फ्रिक्शन कम। तो इसी वजह से हमने यहाँ लिखा कि एफ एस लेस देन द रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन। अब इस ऑब्जेक्ट का जो रिएक्शन है वो है 10 न्यूटन। आप अगर इसको 5 न्यूटन देंगे तो जाहिर बात ये मूव नहीं होगा। अगर आप इसको 8 न्यूटन देंगे फिर भी ये नहीं मूव होगा। अगर आप इसको 10 न्यूटन देंगे तो 10 न्यूटन ये फ्रिक्शन और 10 न्यूटन ये नॉर्मल, तो ही आप तब तक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा। और अगर आपकी नॉर्मल की फोर्स से ज़्यादा फोर्स किसी को मिल गई तो आपका ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह रहा है उस रेस्ट में रहने वाली फोर्स को हम कह रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। वो अगर आप वैल्यू फ्रिक्शन कम है तो हम कहेंगे कि एफ एस आपकी लेस है म्यू आर से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स देंगे तो फ्रिक्शन बनेगी। बाय राइटिंग बोथ इक्वेशंस इन वन, अगर आप दोनों इक्वेशंस को, इसको और इस इक्वेशन को हम दोनों सेम लिखें तो एफ एस ये बराबर सेम, ये स्मॉल साइन ये लेस देन की साइन, म्यू आर सेम। अगर आप r को n के बराबर करें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि r बराबर होता है n के, तो हम उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। एफ एस लेस देन आर इक्वल टू म्यू इंटू एस इंटू एन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम एंड स्मॉल फ्रिक्शन। जो भी स्टैटिक फ्रिक्शंस हो, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग यानी मैक्सिमम हो, चाहे उस लिमिटिंग से कम वाली फ्रिक्शंस हो जो मैक्सिमम से कम वाली फ्रिक्शंस हो, उन दोनों के लिए ये फार्मूला आपका है एफ एस लेस देन आर इक्वल टू म्यू एन। तब तक आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अगर एफ एस का वैल्यू इधर उधर हो गया, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आपका वो वैल्यू चेंज होके काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स दैट टुक प्लेस बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन सरफेस और बोथ सरफेसेस आर इन मोशन। जब उनमें से एक सरफेस या दोनों सरफेस मोशन में हो तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है उस फ्रिक्शन का जो नाम है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि जो एफ है वो हमारी बराबर है म्यू एन के, या एफ जो है वो हमारी बराबर है म्यू आर के, हम दोनों लिख सकते हैं। बट दिस इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसी वजह से हम थोड़ा चेंज करेंगे। जहाँ हमने एफ एस लिख रहे थे वहाँ हम एफ के लिखेंगे अभी, जहाँ म्यू एस लिख रहे थे वहाँ अब हम म्यू के लिखेंगे। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। यहाँ जो ये म्यू के है वो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। इन बुक इट इज़ रिटन लाइक दिस। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बुक के अंदर ये कुछ इस तरह से लिखी हुई, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। उसके बाद ये लाइन है। अब इस लाइन का कोई वाज़ेह जो है एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, तो ये जो आपके पास लाइन है या आप इसको बार कहें अपने हिसाब से, ये कोई बार या लाइन नहीं है बल्कि ये मॉड्यूलस की सिंबल है। तो मॉड्यूलस की सिंबल हमने यहाँ इसको क्यों दी है और वो भी हमने इसको एक साइड से क्यों दी है, हम दोनों तरीक़ों से दे सकते हैं। अगर आप 5 को ये लिखेंगे तो भी मॉड्यूलस है, अगर आप 5 इस तरह लिखेंगे तो भी ये मॉड्यूलस है। तो अगर हमने इसको यहाँ मॉड्यूलस लगाया है तो अब आप ये जान चुके कि ये मॉड्यूलस है, लेकिन ये मॉड्यूलस हमने लगाया क्यों है वो अब हम चीज़ समझ रहे हैं। इस फार्मूले के अंदर ये जो मॉड्यूलस है वो आपकी शो कर रही है कि जो भी आपका वैल्यू आए वो आपका पॉजिटिव ही कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब होता है कि अगर आपका वैल्यू -5 है और उसके इर्द गिर्द मॉड्यूलस है तो उसका जवाब लास्ट में +5 आएगा। इसी तरीके से अगर -6 है और उसके इर्द गिर्द मॉड्यूलस है तो उसका जवाब +6 आएगा। तो मॉड्यूलस इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जिस चीज़ के इर्द गिर्द मॉड्यूलस हो उसका वैल्यू पॉजिटिव आए।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी. इट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क. काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा अपने रिलेटिव मोशन से अपोजिट होती है. रिलेटिव मोशन से अपोजिट किस तरह है? क्योंकि अगर आप ज़मीन पर घूम रहे हैं तो ज़मीन का मोशन और आपका मोशन रिलेटिव है. तो ज़मीन का मोशन इस तरीके से आपका जो हो जाएगा बैक साइड, आपका जो मोशन है वो हो जाएगा फ्रंट साइड या फॉरवर्ड साइड. तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनी आपके मोशन और ज़मीन का जो डायरेक्शन आप पीछे की जानिब छोड़ रहे हैं, तो यहाँ 180 डिग्री बनी है. तो जो भी चीज़ें घूमती हैं तो घूमने के दौरान जो फ्रिक्शन वर्क करती है वो वर्क नेगेटिव है. तो नेगेटिव वर्क के साथ हमेशा साइन नेगेटिव होती है. लेकिन हम कहते हैं कि भले उनके साइन साथ नेगेटिव ही हो, उसके बावजूद भी काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए. अब उसके बावजूद भी अगर हमने इसका वैल्यू पॉजिटिव करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कि उसके वैल्यू के इर्द गिर्द हम मॉड्यूलस दे दें. दैट्स वाई टू मेक ऑल नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव, मॉड्यूलस साइन इज़ गिवन. और काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं. एक आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, दूसरा हमारे पास रोटेटिंग फ्रिक्शन है. अब ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन है एक ऑब्जेक्ट के दरमियान और एक स्लाइडिंग सरफेस के दरमियान. वो फ्रिक्शन जो एक ऑब्जेक्ट और स्लाइडिंग सरफेस के दरमियान हो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग या स्लोप कर रहा है, सिर्फ ये मतलब ही नहीं है दो सरफेस के दरमियान, मगर इसका मतलब ये भी है कि बट इफ़ टू वुडन ब्लॉक्स आर बीइंग पुल्ड बाय यू ऑन स्ट्रेट रोड, दैट इज़ आल्सो अ स्लाइडिंग सरफेस. अगर आप किसी भी ब्लॉक ऑफ वुड को आप खींचते हुए जा रहे हैं रोड के ऊपर, यानी कि आपने उसको रस्सी लगाई और रस्सी लगाने के बाद आप उसको अभी खींचते हुए जा रहे हैं, तो ये इसका जो खींच के स्लाइड होना है वो भी हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर डिस्कस करते हैं. अच्छा, उसके बाद हम जो है इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो काम किस तरह से कर रही है. अब यहाँ आप ये चीज़ देखें कि यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका पड़ा है इस स्लाइडिंग सरफेस के ऊपर. मिसाल के तौर पर अब इसका जो मोशन है वो आगे की जानिब है. मोशन जो है इसका इस साइड है, तो हम कहेंगे कि ये मोशन जो बॉडी का है वो इस तरफ है. तो इसकी जो मोशन के दौरान फ्रिक्शन होती है वो फ्रिक्शन तो बनेगी, वो बनेगी मोशन के अपोजिट, जो हम पहले वीडियो को डिस्कस करके आए हैं. लेकिन ये फ्रिक्शन अपोजिट तो बनेगी लेकिन पीछे वाली डायरेक्शन में. तो इसी वजह से हमने लिखा एफ के, यानी कि फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन. और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नीचे एक्शन फोर्स है वो है वेट, और जो ऊपर इसको रिएक्शन फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन. इन द सेम वे आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन. और जो इसका फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो बैकवर्ड है, और बैकवर्ड जो फ्रिक्शन है वो मोशन की वजह से एग्जर्ट हो रही है. इसी वजह से हमने इस फ्रिक्शन के साथ के दे दिया है अभी. अब यहाँ हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन. अब रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो तब वजूद में आती है जब आपका एक सरफेस रोल करे दूसरे सरफेस के ऊपर. तो हम कहेंगे कि वहाँ जो फ्रिक्शन बनेगी रोलिंग सरफेस के दरमियान और दूसरे जिसके ऊपर वो रोल कर रहा है उसके दरमियान, वो फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन कहलाई जाएगी. फ्रिक्शन बिटवीन अ मूविंग टायर एंड द रोड, वो भी आपकी रोलिंग फ्रिक्शन कहलाई जाएगी. व्हेन रोल्स फॉरवर्ड push on a wheel, then a friction resists the rolling in the backward direction. उसके बाद अगर आपसे एक चीज़ लफ्ज़ों में पूछी जाए कि इनमें से सबसे कम फोर्स कौन सी है, तो हम कहेंगे कम फोर्स जो है वो आपकी रोलिंग फ्रिक्शन है. रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम है. उसके बाद जो कम फ्रिक्शन है वो है आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्लाइडिंग में और भी कम होगी. उसके जो है बाद जो है वो जो ज़्यादा फोर्स है वो हम कहेंगे कि वो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है या मैक्सिमम फ्रिक्शन है. तो इसको आप अगर उल्टा पढ़ें कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो आपकी मैक्सिमम है, उसके बाद जो ज़्यादा ग्रेटर है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, उसके बाद जो कम है यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे ऊपर ज़्यादा
दूसरे नंबर पर कम स्लाइडिंग, तीसरे नंबर पर कम जो है वो रोलिंग। अब रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों है? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रोल है, इसका जो सरफेस एरिया ज़मीन के साथ टच हो रहा है वो बहुत कम है। अगर किसी भी चीज़ का एरिया ज़मीन के साथ टच कम होगा तो वहाँ फ्रिक्शन कम बनेगी। अगर आप इसी सेम व्हील को इस तरह से अभी कर दें, पहले इस तरह है और अब आप उसको इस तरह से कर रहे हैं। अब अगर आप इसी चीज़ को गोल करते हैं तो इसका जो ज़मीन के साथ जो हिस्सा टच हो रहा है वो बिल्कुल कम है। अगर हिस्सा कम टच होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस कम होगी। अगर हिस्सा ज़्यादा टच होगा तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शन वहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। रोलिंग फ्रिक्शन में कम फ्रिक्शन इस वजह से है क्योंकि उसका एरिया बिल्कुल कम टच हो रहा है। In the next video we will discuss about the friction graph.